कैम फैक्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो देखो बच्चों, इससे पहले हमने जो बात की थी, 2 लेक्चर हमने डिस्कस किए थे। वहाँ पे हमने एक हमारे पास जर्नल स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी का कंक्लूज़न लेके आए थे, ये किस बॉन्ड की कहाँ कहाँ पे आती है, सही है ना। तो और कौन कौन से फैक्टर आपके पास अफेक्ट करते हैं, किसको, स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी को, किसी भी बॉन्ड की को, सही है। अब मैं नेक्स्ट जो स्टार्ट करने वाला हूँ, तो देखो अब हम 1 बाय 1 एक कंपाउंड के IR स्पेक्ट्रा पे जाएंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को याद करेंगे, और फिर जैसे ही हमारे पास सारे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हर कंपाउंड की स्टडी कर लेंगे, तो फिर हमारे पास एक कंक्लूजन बन जाएगा और उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, सही है ना। तो इससे पहले अब मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहली बात करता हूँ मैं हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स की, ध्यान देना। तो पहला केस मैं लेके आया हूँ हाइड्रोकार्बन का। अब हाइड्रोकार्बन की अगर बात की जाए तो इसमें हम 3 प्रकार के कंपाउंड डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास मान लीजिएगा एल्केन आ जाए, क्या आ जाए, एल्केन आ जाए। एक हमारे पास क्या आ जाए, एल्कीन आ जाए। एक हमारे पास क्या आ जाए, एल्काइन आ जाए। तो इन सब की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे। अब आपको पता है जब एल्केन आएगा तो एल्केन के अंदर तो CH बॉन्ड भी होता है, एल्कीन के अंदर भी CH बॉन्ड होगा, और एल्काइन के अंदर भी CH स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी हमें ऑब्जर्व होगी। दूसरा, एल्केन के अंदर CC बॉन्ड होगा, एल्कीन के अंदर C+C होगा, और यहाँ पे C+C। अब देखो यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी की बात करूँ तो आपने पढ़ा था, अगर हम CC बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी की बात करें एल्केन के अंदर, तो यहाँ पे आपको पता है इसकी जो वैल्यू आती है अराउंड 1200 सेंटीमीटर इनवर्स। ध्यान दीजिएगा। C+C की बात करें तो ये आती है आपके पास 1650 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपको धीरे धीरे बातें याद होने लग जाएंगी। अगर मैं C+C की बात करूँ तो यहाँ पे आपको पता है कि जो C+C की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आती है ये लगभग आती है 2150 सेंटीमीटर इनवर्स, सही है ना। अब देखो जब एल्केन के अंदर CH बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी देखेंगे तो हमने पढ़ा था एल्केन के अंदर हमारे पास क्या होगा, जनरली CH3, मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ CH2H। तो ये जो कार्बन होता है ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो यहाँ ये जो CH स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आती है, यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास अराउंड आती है 3000 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड आती है। और जब हम यहाँ पे बात करेंगे एल्कीन के अंदर, तो एल्कीन के अंदर आपको पता है कार्बन डबल बॉन्ड होता है, तो ये आपके पास sp2 होगा। यहाँ पे जो CH स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्व होगी ये आपके पास जनरली 3000 से थोड़ी ज़्यादा होगी, 3000 से लेके 3100 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आएगी। जब हम बात करें एल्काइन के अंदर, तो एल्काइन के अंदर जो CH स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्व होगी, क्योंकि यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड होगा तो sp हाइब्रिडाइज होगा, और ये बेस फ्रीक्वेंसी होती है CC, यहाँ पे C+C की, और ये आपके पास आती है लगभग 3300 के आसपास। इसके रेस्पेक्ट में मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया था, सही है ना। तो ये कहानी रहती है आपके पास कंपाउंड के अंदर। किसी भी कंपाउंड में आपको हाइड्रोकार्बन की अगर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी की बात करें तो ध्यान रहे, पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि C+C की तो आती है 2150 पे, और यहाँ पे CH की कितने पे आती है 3300। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने गेट का क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, सही है ना। तो ये कहानी रहेगी आपके पास एल्केन की, सही है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सही है। अब सुनना भाई देखो जब हम NMR स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे बच्चों, वहाँ पे भी आपके पास इसका इम्पोर्टेंट रोल होगा, और एक एक बात आपको अच्छे से यहाँ पे सीखनी है, सही है। अब चलता हूँ मैं आगे। दूसरा जो कंपाउंड मैं यहाँ उठा के लेके आने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा, वो हमारे पास है एरोमेटिक सिस्टम। और एरोमेटिक सिस्टम आपको पता है NMR का जनरली जितने भी आपने प्रॉब्लम देखी होंगी वहाँ पे बेंजीन ज़रूर मिलता है। तो देखो एरोमेटिक सिस्टम में जब NMR पढ़ेंगे तो वहाँ पे IR की क्या इम्पोर्टेंस है वो हमें पता चलेगा। अब जो डाटा पढ़ेंगे IR का एरोमेटिक सिस्टम में, तो एरोमेटिक सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है,
जनरली हम बेंजीन की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे बेंजीन की, तो बेंजीन के अंदर भी C डबल बॉन्ड C है, तो इसकी तो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी अराउंड 1600 सेंटीमीटर आती है। और यहाँ पे जो CH बैंड है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी जो है वो आपकी 3000 से 3100 के बीच में आती है। ध्यान देना, एज कम्पेयर टू एल्कीन यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम आती है। तो उसका रीज़न भी आगे पढ़ेंगे। जनरली इसमें रेजोनेंस होता है, ये बॉन्ड आपका शिफ्ट होता रहता है, तो ये कहानी रहेगी वहाँ पे। तो ओवरऑल आपके पास अगर हम यहाँ CC बॉन्ड की बात करें, जनरली ये बॉन्ड ऑर्डर आपका परफेक्ट 2 नहीं होता, 2 से थोड़ा कम होता है, तो स्लाइटली चेंज आता है स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी में। सही है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट। इसमें जो NMR से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कहानी है वो हमारे पास क्या है, तो इसमें देखो आपके पास अगर जनरली यहाँ बेंडिंग मोड की बात होती है, NMR में जब क्वेश्चन आता है तो देखो कैसे आपको मेंशन करके देगा। अगर बेंजीन आपके पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड होता है, कैसा होता है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, तो वहाँ बेंडिंग मोड ऑब्जर्व होता है अराउंड 690 सेंटीमीटर इनवर्स पे। अब देखो बेंजीन पे केवल मोनो सब्स्टिट्यूशन है, सही है ना। अगर बेंजीन पे हम 2 सब्स्टिट्यूशन करवा दें और 2 सब्स्टिट्यूशन कैसे करवाएं, इसमें हम 3 कैटेगरी पढ़ेंगे। 2 सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे 3 तरीके से करवा सकते हैं। ये तो आपने क्या बनाया है, ये इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो रखा, ये आपने इसके रेस्पेक्ट में मेटा रखा, और ये आपके रेस्पेक्ट में पैरा रखा। ध्यान देना। अब देखो जब हमारे पास NMR डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे कई बार बेंजीन में बेंडिंग मोड मेंशन करके दे देता है। तो यहाँ पे जो बात आपको याद रखने की है वो ये है कि अगर आपके पास ये ऑर्थो में है तो यहाँ पे एक ही बेंडिंग मोड ऑब्जर्व होता है, वो आपका होता है अराउंड 750 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन अगर ये मेटा पे सब्स्टिट्यूशन करके देता है तो यहाँ पे आपको 2 बैंड ऑब्जर्व होंगे, और 2 बैंड क्या क्या ऑब्जर्व होंगे, ध्यान देना, 680 से लेके 700 के बीच में, और दूसरा 750 के बीच में, और दूसरा बैंड ऑब्जर्व होगा 750 से लेके 800 के बीच में। अगर ये पैरा पे है तो इसमें भी एक बैंड ऑब्जर्व होता है 800 से लेके 850। अब देखो NMR के क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो वहाँ पे आपके पास अगर IR का डाटा दे देता है और IR के पास आपके पास 2 बैंड आपको मेंशन करके देते हैं, सही है, तो आप वहाँ 4 स्ट्रक्चर आपको दे रखे होंगे NMR में, तो तुरंत आप उस स्ट्रक्चर पे जाओगे जहाँ पे बेंजीन आपका मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर एक ही देता है और अराउंड 750 देता है तो वो स्ट्रक्चर पे जाओगे जहाँ बेंजीन आपके पास ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन है। अगर आपके पास 850 से ज़्यादा दे रखा है तो फिर आप कहाँ पे जाओगे, पैरा पे। तो ये बातें आपको याद रखनी है IR स्पेक्ट्रा के लिए। तो ये कहानी थी एरोमेटिक सिस्टम में। अगर इसमें हम और बात करें, ध्यान देना, आपको 3 सब्स्टिट्यूशन करवा के दे देता है। 3 सब्स्टिट्यूशन की और बात कर लेता हूँ। देखो जब मैं NMR में क्वेश्चन सोल्व करवाऊँगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा अगर आपको ये बातें याद रहेंगी, और पूरा IR आपको याद करने का है केवल पीक पे बेसिस पे, सही है ना। थोड़ा सा हम पीक का आइडिया रखेंगे, और पीक का आइडिया दूसरा आपके पास अगर 3 बेंजीन आपका ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मेंशन करके देता है कुछ इस तरीके से, ये कहानी आपको बना के देता है, ध्यान देना, ऐसे सब्स्टिट्यूशन करके देता है। तो इन तीनों केस में यहाँ पे भी आपको 2 बैंड ऑब्जर्व होते हैं। कितने बैंड ऑब्जर्व होते हैं, 2। और जनरली बेंडिंग मोड आपके पास ऑब्जर्व होते हैं इस मॉलिक्यूल में, और ये ऑब्जर्व होंगे 700 से लेके 900 के बीच में, सही है। ये बात आपको याद रखनी है, सही है। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे मेंशन करके दे दे कि बताइएगा कि हमारे पास इनमें से बताओ बेंडिंग मोड, आपके पास 2 बेंडिंग मोड किस स्ट्रक्चर में ऑब्जर्व होंगे, आपको ये मेंशन करके दे देता है। 2 बेंडिंग मोड किस स्ट्रक्चर में आपके पास यहाँ पे मिलेंगे, तो ध्यान रहिए आपको स्ट्रक्चर बना के दे देता है, ध्यान देना, ये आपको बना के दे देता है। तो आपको पता है कि ये 4 आपको ऑप्शन मेंशन करके दे दिए, बताओ 2 बेंडिंग मोड इनमें से किस में ऑब्जर्व होंगे। तो मोनो में भी एक होता है, ऑर्थो वाले में भी एक होता है, पैरा वाले में भी, मेटा वाले में कितने बेंडिंग मोड ऑब्जर्व होते हैं, 2। तो ये कहानी आपको याद रखनी है एरोमेटिक सिस्टम की, सही है।
इसके बाद मैं नेक्स्ट जो कंपाउंड लेके आ रहा हूँ, तो अभी तक 2 कंपाउंड हमने डिस्कस किए हैं। पहला कंपाउंड आपने पढ़ा, वो हमारे पास क्या था भाई, हाइड्रोकार्बन। दूसरा हमने यहाँ पे बेंजीन की कहानी पढ़ी, और तीसरा मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ एल्कोहल की बात करते हैं, ध्यान देना। तो एल्कोहल में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम बात करेंगे एल्कोहल की। तो एल्कोहल में क्या होगा, जनरली एल्कोहल के अंदर हमारे पास ये कहानी होती है, हमारे पास ये ग्रुप होता है, यानी कि यहाँ पे एक तो CO बॉन्ड होता है और एक OH बॉन्ड होता है। और हमें पता है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है, ये जनरली यहाँ पे आपके पास 1000 से लेके 1120 के अराउंड ऑब्जर्व होती है। अब जो OH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है, हमने एक टेबल बनाई थी, ये जनरली आपके पास 3000 से ऊपर ऑब्जर्व होगी। और जनरली यहाँ पे अगर हम बात करें ध्यान देना, सुनना यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है, ये जो OH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होती है, ये अराउंड 3500 से 3600 ऑब्जर्व होती है। अब सुनो भाई, यहाँ पे जो काम की बात सुननी है, वो स्लाइडली यहाँ पे हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट की। सुनना जी, अगर आपके पास ये जो OH है, ये फ्री OH है। कैसा OH है, फ्री OH, यानी कि डज नॉट अंडरगो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वहाँ पे तो इसकी वैल्यू 3500 से 3600 के बीच में आपके पास आती है। लेकिन अगर ये आपके पास OH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चला जाता है, तो जनरली जो OH बॉन्ड है, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। और हमें पता है जनरली अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो फ्री OH है तो इतनी आती है, और अगर जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसकी वजह से आपके पास जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो स्लाइटली कम हो जाती है। और ये जनरली आपके पास 3300 से 3400 के बीच में ऑब्जर्व होती है। अब देखो ये हमें कैसे पता चला, तो जनरली आपसे पूछा जाए फ्री OH है तो उसकी 100 से 200 ज़्यादा आती है, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चला गया तो कम हो जाएगी। तो इसका रीज़न क्या है, देखो जब आपके पास मान लीजिएगा ये OH है, और आपको पता है ये सेकंड बात, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाएगा, तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन जब इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाएगा, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ, तो आपको पता है स्लाइटली ये बॉन्ड आपका स्लाइटली वीक हो जाएगा। तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी स्लाइटली कम आती है। अब आप कहोगे कि ये हमें कैसे पता चला ध्यान देना, तो देखो ये हमें कैसे पता चला समझना एक बार। एक्चुअली इसको फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा तरीका था। आपने ये कहा अगर अल्कोहल फ्री OH है, अगर अल्कोहल फ्री OH है यानी कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नहीं गया है, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आई 3500 से 3600 के बीच में, ध्यान दीजिएगा। लेकिन क्या किया गया, मान लो ये हमारे पास मीथेनॉल है, मीथेनॉल में CCl4 मिक्स कर दिया। अब आपको पता है CCl4 कैसा सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। कैसा सॉल्वेंट है, नॉन पोलर। क्या अब ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने देगा, नहीं होने देगा। तो इसमें तो आपके पास ऑब्जर्व कितनी हुई, इतनी हुई। लेकिन अगर केवल हम CH3OH लेते हैं तो अब हमारे पास इसमें सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट है नहीं, तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो पास पास होंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व हुई आपके पास अराउंड 3300 से 3400 के बीच में। तो ये हमें पता चला बेसिकली जब हमने अल्कोहल में कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट मिक्स करके स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व की। सही है ये सारी बातें हमें याद रखनी है। सही है। अब एक एग्जाम्पल में यहाँ पे और एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ, ध्यान देना। अब कमाल की बात ये होगी कि यहाँ पे जब हम किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट का अल्कोहल के अंदर डाइल्यूशन कर रहे हैं तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रोक रहा है और उसकी वजह से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमारी ज़्यादा ऑब्जर्व होती है। सही है। अब देखो ऐसा एक एग्जाम्पल और मैं लेता हूँ, ध्यान देना जो इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है आपके पास, एक मैंने लिया फिनोल। ध्यान से सुनना भाई, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया फिनोल। ये आपके पास फिनोल है।
सही है। दूसरा मैंने यहाँ पे क्या किया, जो फिनोल है, ध्यान से समझना, फिनोल में हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप लगा दिया हमारे पास जनरली C डबल बॉन्ड O और OCH3 ये ग्रुप हमारे पास यहाँ पे। अब सुनो देखो, जब इसमें CCl4 मिक्स किया और इसमें CCl4 मिक्स किया, अब आप ये कहोगे कि भाई यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट हमने मिक्स कर दिया, ध्यान दीजिएगा। लेकिन आपको पता है जब फिनोल की बात करें तो फिनोल के मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ध्यान देना, दूसरा मॉलिक्यूल आएगा फिनोल का। तो जनरली यहाँ पे तो आपको पता है, यहाँ पे मैं थोड़ा ये फिनोल में तो आपके पास इस हाइड्रो दो के बीच में हो रही है, तो ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर CCl4 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे CCl4 सॉल्वेंट आएगा, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने देगा, नहीं होने देगा। तो देखो इस केस में स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी OH की जनरली ऑब्जर्व होती है 3350, रेस्पेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं इन दोनों कंपाउंड में, ध्यान देना। लेकिन इसकी बात की जाए तो इसमें जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है OH बॉन्ड की वो आपके पास 3200 ही आती है। अब आप कहोगे सर इसमें तो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये भी तो रोकेगा, लेकिन कमाल की बात यह है इस मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। कैसी हो रही है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आप कहोगे कि ये जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है ये किन्हीं दो के बीच तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रोक रहा था, लेकिन इस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को नहीं रोक सकता। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि जो आप सॉल्वेंट मिक्स कर रहे हो और सॉल्वेंट आपका कैसा है बताओ भाई, नॉन पोलर सॉल्वेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रोक रहे थे। तो डाइल्यूशन जो आप उस सॉल्वेंट का कर रहे हो तो डाइल्यूशन हैज़ नो इफेक्ट ऑन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डाइल्यूशन ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट अफेक्ट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए यहाँ पे आपके पास स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी कितने पे ऑब्जर्व हुई है, 3200 के ऊपर। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है तो ध्यान रहे। तो इस लेक्चर में मैंने आपको बिल्कुल एक एक बात को हम डिस्कस करेंगे और छोटे छोटे लेक्चर में पढ़ेंगे ताकि आपको स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी भी याद रहे। तो यहाँ पे हमने कितने कंपाउंड डिस्कस किए इस लेक्चर में बताओ भाई, जल्दी से बताओ मेरे को। एक हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। दूसरा हमने क्या पढ़ा, एरोमेटिक सिस्टम और मोनो सब्स्टिट्यूटेड, बाई और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड जहाँ बेंडिंग मोड की बात की। और तीसरा मैंने यहाँ पर डिस्कस किया एल्कोहल। और एल्कोहल में हमें क्या पता चला कि आपके पास जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। धन्यवाद।